हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें देखिए 27 क्लासेस हो चुकी हैं। और इन 27 क्लासेस में आपको मैंने पहले बेसिक से बताया कि कैसे आपको बेसिक से करना है, एग्जाम में करना है। फिर हम धीरे धीरे इनकी स्पीड बढ़ा रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में स्पीड से करना है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पे 28-27 क्लासेस हो चुकी है। इन 27 क्लासेस में आपने बेसिक तरीका भी सीख लिया, आपने वो एग्जाम अप्रोच कि हम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं वो तरीका भी सीख लिया। अब हम चलते हैं थॉट प्रोसेस पे कि अब जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, इन 27 शिफ्टों की प्रैक्टिस कर ली, अब इसके बाद में आता है थॉट प्रोसेस कि आपको थॉट प्रोसेस से कैसे अपना टाइम बचाना है। इतने दिन तो हम क्या कर रहे थे, कम से कम मतलब लिख रहे थे कि जितना हम कम लिखेंगे उतना टाइम बचेगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे थे, उसको सोल्व कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन वो पेन से कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं माइंड से। अब इस शिफ्ट में आपको बताऊंगा कैसे आपको माइंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे यहाँ से 25 सवाल है, इन 25 में से लगभग 15 से 17 सवाल तो ऐसे आएंगे कि आप इजीली माइंड में कर सकते हो, थॉट प्रोसेस से करते हो उन सवालों को। तो इस टाइप से आपको टाइम बचाना है और तभी ये 25 के 25 सवाल है ना, आप 13 मिनट 14 मिनट में कर पाओगे। वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे आपने 27 ये लेक्चर देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा और मॉक टेस्ट में भी आपकी स्पीड बढ़ गई होगी जिन स्टूडेंट ने ये रेगुलर देखा है। एक कंप्लीट वीडियोस देखा करो आप, जितने भी यहाँ पे क्लासेस हुई है उन सभी की कंप्लीट वीडियो देखना और उसी चीज़ को आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करना। आपको ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कैसे यहाँ पे आपको एग्जाम में करना है और कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और देखो यही एक तरीका है कि आप यहाँ पे सीखो कि कैसे आपको एग्जाम में करना है और वह तरीका आप मॉक टेस्ट में लगाओ, तभी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, ठीक है। नहीं तो ये 25 के 25 सवाल है ना, आप इन 25 सवालों को 30 से 35 मिनट में भी नहीं हो पाएंगे आपके ये सवाल, ठीक है। देखो नेक्स्ट शिफ्ट हम करते हैं। लास्ट शिफ्ट में हमने किया था शिफ्ट 3 का पेपर जो 8 दिसंबर 2022 को हुआ था। आज हम कर रहे हैं शिफ्ट 4 का पेपर। बिल्कुल थॉट प्रोसेस से बताऊंगा कैसे आपको बिना पेन लगाए करना है वो तरीका। बस यहाँ पे आप ध्यान से सुनना और नजरें बनाए रखना, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, ये दे रखा है। डायरेक्ट आपने जैसे स्कैन किया क्वेश्चन को, डायरेक्ट आपको दिख गया साइन 63 है, ये 27 है, तो क्या इसको कोस स्क्वायर ये बन जाएगा क्या, यहाँ से कोस स्क्वायर 63 बन जाएगा। ये ऊपर देखो यहाँ से जब भी 90 बन जाता है ना तो इसको काट दिया करो आप, तो ये 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 बन गया। नीचे भी देखो यहाँ से ये इनका सम क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, नीचे भी 1 बन जाएगा। 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया। डायरेक्ट माइंड में ही हो गया आपका, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, पूछा है ए और सी का रेशियो। कुछ ही नहीं करना, यहाँ से ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का कितना दे रखा है, 3 और 10 दे रखा है। यहाँ से ए और सी का पूछा है, फर्स्ट वाले को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 और यहाँ से सेकेंड को कर दो 5 × 10 50। ये रेशियो निकाल दो, कितना आ गया 6:25। या आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि पहला और लास्ट का पूछा है ना, कुछ ही नहीं करना, ये क्या है 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/10 से, आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली 6/25। ये आप ये तरीका भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, अब देखो एवरेज का सवाल है। यही सवाल लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था इसी कंसेप्ट का। मैंने बताया था थॉट प्रोसेस, और एवरेज के सवाल को मैं हमेशा थॉट प्रोसेस से बताता हूँ क्योंकि इसमें 5 से 7 सेकंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बेसिक से करने बैठते हैं तो 1 मिनट 1.5 मिनट लेता है। तो यहाँ से जब भी एवरेज का क्वेश्चन आए आपको थॉट प्रोसेस से ही लगाना है। क्वेश्चन में समझो, देखो बोला क्या है कि एवरेज आपको एक कक्षा का एवरेज अंक है वो आप ज्ञात करते समय विकास ने क्या किया, 89 के प्लेस पे उसने 98 लिख दिया, ठीक है। 89 उसको लिखना था लेकिन 98 उसने गलती से ये हो गया उसका। इस त्रुटि के कारण कक्षा का जो एवरेज मार्क्स था ना वो कितना बढ़ गया, 0.25 बढ़ गया। कुछ ही नहीं करना, यहाँ से कितना बढ़ा देखो, पहले यहाँ से 89 से 98 हो गया, यानी कितना इंक्रीज कर दिया उसने, तो 89 से 98 कर दिया, यानी 9 मार्क्स बढ़ दिए। तो 9 अंक से है, 9 अंक बढ़ गए, तो 9 अंक बढ़ने पर 0.25 का इफेक्ट आया। तो कितने कैंडिडेट हैं ये पूछा है ना, तो यही बताना है। तो कितने बढ़े, 9 बढ़े, और इसमें इफेक्ट कितना आया 0.25 का। इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 36। बस यही चीज़ आपको करनी है। अब ये चीज़ तो आप माइंड में भी कर सकते हो, क्लियर है। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, कोई निश्चित राशि है एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि यह 5% अधिक पर दी गई होती है तो 600 रुपये ब्याज अधिक मिलता। क्वेश्चन को आपने समझ लिया। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि अगर रेट को 5% बढ़ाया जाता 3 साल के लिए तो ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिलता, 600 रुपये, यानी 5 × 3 इफेक्टिव रेट कितनी हो गई 15%, कि जो ब्याज मिलता है ना वो 15% एक्स्ट्रा मिलता। और तो 15% की वैल्यू तो आपको दे दिया कि 600 रुपये अधिक मिलता है, तो 600 रुपये हैं वो 15% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 4000। ये चीज़ आपको माइंड में करनी है। 5 × 3 15% एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर ब्याज अधिक, अगर रेट ज़्यादा है तो 15% 3 सालों के लिए इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसी की वैल्यू आपको 600 दे रखी है, तो ये 15% की वैल्यू है और ये 100% की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया आंसर।
अब ये 5 सेकंड या 6 सेकंड का सवाल है अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसे करते हो। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, उन वर्षों की संख्या बताइए जिसमें कंपनी का प्रॉफिट है जो एवरेज प्रॉफिट से अधिक है और जिनमें प्रॉफिट है वो एवरेज से कम है, उनका रेशियो आपको बताना है। यानी सिंपली आपको पहले तो यहाँ से क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। क्लियर है? एक तो तरीका एवरेज निकालने का, आप सभी को क्या कर दो, सभी को जोड़ो और टोटल कितने हैं यहाँ पे 3 3 6 2 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो और एवरेज निकालो। लेकिन यहाँ पे सारा का जोड़ना पड़ेगा, आपकी जितने भी कंप्लीट है इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। इसी एवरेज को निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये सब किसके आसपास है, ये देखो 600 700 500 600 ये कम ज़्यादा है, तो ये लगभग 600 के आसपास है। ठीक है, तो मैं 600 मान लेता हूँ, इसका एवरेज कितना है 600 है। अब इसमें देख लेते हैं कि कम और ज़्यादा होगा ना, वो इफेक्ट हम देख लेंगे यहाँ पे। तो 600 से देख लो कितना ज़्यादा है, देखो 600 से कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है। 600 से कितना ज़्यादा है, ये 130 है। 600 से कितना कम है, ये 80 कम है, ये 80 ज़्यादा हो गया। ये कितना ज़्यादा है 140, और यहाँ से ये 110 कम है, और यहाँ से 60 ज़्यादा है, और ये कितना हो गया 210 ज़्यादा है। क्लियर है? जो माइनस वगैरह उसको काट दो, देखो 80 है ये तो कट जाएगा, 110 है ये इससे कट जाएगा, प्लस का 30 बचेगा। जोड़ दो यहाँ से 210 270 300 300 और 400 430 और 480। तो ये 480 एक्स्ट्रा आए हैं, ये 480 एक्स्ट्रा है ना, इसको किस में डिवाइड कर देंगे 8 में डिवाइड कर देंगे, तो एक्स्ट्रा इतने और आ जाएंगे सबके हिस्से में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 × 48, यानी जो एवरेज आ गया ना वो 660 आ गया। अब देखो यहाँ से इजीली निकाल सकते हो आप, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं हुई, बिल्कुल ईजी बन गया ये सवाल। तो 660 हो गया। अब चेक कर लो कि 660 से ज़्यादा कितनी है, 660 से कम कितना है, उसका रेशियो बताना है। तो 660 से ज़्यादा कितना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 660 से, ठीक है, ये वाला नहीं है, 650 तो नहीं है, ये 1 2 3 और ये 4। तो 660 से 4 तो क्या है ज़्यादा है, और 660 से कम कितने हैं, ये तो 660 ही है ना, ये तो कम बताना है हमें, 660 तो नहीं लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, ये 3 है। तो रेशियो कितना आएगा 4:3 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो यहाँ से पूछा है कि एक थीफ है जो एक दुकान से 8:15 बजे एक जेवर चुराता है और 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बाइक से भाग जाता है। पुलिस को पता कब चलता है, 8:30 बजे पता चलता है। अब 8:30 बजे पुलिस रवाना होती है उसको पकड़ने के लिए। पुलिस है उसे 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो बताओ कि उस पुलिस की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब देखो इसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मतलब हार्ड होगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको रिलेटिव स्पीड पता है ना तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे यहाँ से ये 8:15 बजे चुरा के लेके भाग रहा है, ठीक है, पुलिस को कब पता चला 8:30 बजे, यानी वो 15 मिनट में, यहाँ पे गैप कितना है 15 मिनट का, तो 15 मिनट में वो चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उससे कितनी बीच में उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 मिनट में, तो 60 × 15 यानी 1/4 है, यानी 15 किलोमीटर वो दौड़ चला जाएगा। 15 मीटर दूर चला जाएगा, किससे, पुलिस से। तो इनके बीच में डिस्टेंस हो गई पुलिस, चोर के, थीप के और पुलिस के। अब ये भी 8:30 बजे यहाँ पे हैं, 8:30 बजे 15 किलोमीटर आगे हैं, ठीक है। अब ये दौड़ता है इसको पकड़ने के लिए, ये किस स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। क्लियर है? तो मुझे बताइए ये 9 बजे इसे गिरफ्तार करना चाहता है, यानी कितने घंटे में प्राप्त करना कितने घंटे में इसे गिरफ्तार करेगा वो, तो आधे घंटे में उसे गिरफ्तार करना चाहता है। तो आधे घंटे में अगर करना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इनकी रिलेटिव स्पीड, तो 15 डिवाइडेड बाई आधे घंटे में यानी 1/2, यानी इनकी स्पीड है ना रिलेटिव स्पीड वो कितनी होनी चाहिए 30 होनी चाहिए। या इस तरीके से बोल दो जो पुलिस की स्पीड है ना वो चोर से 30 किलोमीटर/आवर ज़्यादा होनी चाहिए। ये हो गया। तो 60 अगर चोर की है तो पुलिस की कितनी होगी फिर 90 हो जाएगी। इस सवाल को इतना कुछ आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना था, आपको डायरेक्ट अगर एग्जाम में करना है ना, कैसे करोगे, यहाँ पे 15 मिनट है ना गैप, तो 15 मिनट में वो 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 15 किलोमीटर, तो ये हो गई 15 किलोमीटर। इससे वो आधे घंटे में पकड़ना चाहता है, तो आधे घंटे में पकड़ना चाहता है तो कितनी यहाँ से डिस्टेंस उसकी स्पीड होनी चाहिए पुलिस की, तो 30 किलोमीटर/आवर स्पीड क्या होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए चोर से, पुलिस की। तो पुलिस की सॉरी चोर की तो कितनी है 60 है, तो पुलिस की कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो बस इतना ही लिखना था आपको। जितना आप पेन कम लगाओगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, और जहाँ पे आपको और भी कम टाइम लगाना था वहाँ पे आप माइंड में कर सकते हो कैलकुलेशन को भी, ठीक है, उससे ही टाइम बचेगा। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, फिर चीज़ों को समझोगे, फिर सोल्व करोगे, फिर तो आपका हो गया यहाँ से 25 सवाल, फिर यहाँ से 30 मिनट में भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन क्यू टू द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन आर। क्यू और आर का रेशियो बताना है। देखो क्यू और आर का रेशियो 0 से 0 चल गया, और 25 और 35 के बीच में 5 और 7 का रेशियो आ गया, क्या ये होगा।
के प्लस 1/k 3 है, के स्क्वायर प्लस 1/k² क्या होगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। क्या क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है, पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, -2 इंटू 23 कर देंगे, 81 माइनस 2 इंटू 23 यानी 46, 81 माइनस 46 कितना आ गया, 35 आ गया। पेन भी लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे, बिल्कुल आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है, क्योंकि देखो यहाँ से बता देता हूँ कि देखो ए प्लस बी का इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए है, ये 23 आपको दे रखा है, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, 81 माइनस 46 करना ही आपको, तो ये चीज़ तो आप माइंड में भी कर सकते हो, तो ये स्पीड आपको बनानी होगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, ये आपको दे रखा है कि टेन है ये कोट के बराबर है, तो मैंने हमेशा बताया कि टेन अगर कोट के बराबर हो, साइन अगर कोस के बराबर हो, सेक अगर कोसेक के बराबर हो, तो इनके जो एंगल का सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इनका सम है वो 90 होगा। देखो 50 से 50 तो चला गया, और अल्फा कम कर देंगे, तो यानी 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। क्या इसमें क्या पेन लगाना आपको। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये आपको डायग्राम भी दे रखा है इसमें, तो ये तो इजी हो गया कि ए और बी आपको बताना है कि ए और बी कितना होगा। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल बोल रखा है कि एल और एम क्या है, पैरेलल है, तो ये 110 है, तो ये भी क्या होगा, फिर 110 ही होगी सी भी। ये 180 है टोटल एक लाइन पे, तो ये 110 है, तो ए कितना होगा यहाँ से 70 होगा। क्या अगर ये 70 है, ये 40 है, तो बाहर का एंगल क्या होगा, इनके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो 70 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ से 110 हो जाएगा। क्या तो पूछा क्या है, ए और बी पूछा है, 110 और 70 होना चाहिए, ये होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, ओ सेंटर ओ वाले एक सर्किल आपको दे रखा है जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका सेंट्रल एंगल है वो 40 डिग्री दे रखा है। एरिया आपसे पूछा है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 360 डिग्री के लिए होता है, 40 डिग्री के लिए पूछा है, तो यहाँ से आर कितना है 6, क्या यानी 6 का स्क्वायर 36, तो देखो 36 से 36 चला गया, 0 से 0 चला गया, आंसर कितना आ गया 4 पाई। तो ये 4 सेकंड 5 सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये सवाल बहुत बार मतलब टाइम एंड वर्क का है ना, अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव सवाल बनाएगा ना तो वो अल्टरनेट डे पे बनाएगा, वो अल्टरनेटली काम करते हैं और वो इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल तो बहुत सारे आ गए हैं इस शिफ्ट में, तो लगभग हर शिफ्ट में यही सवाल आ रहा है। ए और बी आपको दे रखा है कि ए है वो 13 दिन में, बी हैं वो 17 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल वर्क मानेंगे, दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी 13 इंटू 17 ही होगा। 13 इंटू 17 कितना हो गया, 2 इंटू 2 और 21 हो गया, 221। ये देखो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये 13 इंटू 17 है। अगर इनका देखो यूनिट डिजिट का सम अगर 10 बनता है ना, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, एक के आगे वाली संख्या कौन सी है 2, तो 1 को 2 से गुना किया 2, और 7 को 3 से गुना कर दो 21। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आ रही ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना, वहाँ पे कैलकुलेशन की आपको मिल जाएगी PDF। ठीक है, 21 रुपये में है। तो जितने भी ये कैलकुलेशन की ट्रिक है ना, ये छोटी मोटी जो मल्टीप्लिकेशन करने की, डिवाइड करने की, 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, 25 से डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक का अगर किसी को लेना है तो वो भी आप देख सकते हो। सारे अर्थमेटिक के अभी कंप्लीट हो गए हैं, एक एवरेज टॉपिक और बचा है, बाकी सारे कंप्लीट है। बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट हैं, जितनी मल्टीपल तरीके हैं जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे के सारे तरीके उसमें PDF में है। तो लेना चाहिए जो स्टूडेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। ए और बी की यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो अल्टरनेट को प्राइम नंबर है 13 और 17 है, तो ये 17 होगा, ये 13 होगा, इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ से अल्टरनेट डेट पे काम कर रहे हैं, यानी 2 दिन में कितना काम करेंगे, पहले और दूसरे दिन, इस तरीके से। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 17 और 13 जोड़ दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 30 यूनिट का काम होगा। 2 दिन में 30 यूनिट का काम होगा, और यहाँ से हमें कितना चाहिए, 221 यूनिट का काम चाहिए। तो 221 यूनिट का काम चाहिए, तो यहाँ से 3 7 21 यानी 7 से गुना कर दो क्या मैं, तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा, 210 यूनिट तो काम हो जाएगा। अब कितना और चाहिए हमें, 11 यूनिट का काम और चाहिए। अब कौन करेगा, पहले AI करेगा काम, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 17 यूनिट का काम कर रहा है, हमें 11 यूनिट का काम और करवाना है, तो 11/17 दिन और लग जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 से 11/17 दिन। देखो ये टाइप बहुत बार आ गया है, तो नया स्टूडेंट है वो तो पहले देख लीजिए वीडियो, और जो रेगुलर देख रहा है उसको सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे नीत है वो 700 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल हैं वो 300 और 400 रुपये निवेश करते हैं और जुड़ जाते हैं। वर्थ लास्ट में इतने रुपए मिलते हैं, तो उसका हिस्सा कितना होगा। तो ये पार्टनरशिप का फेमस सवाल है। ए और बी हैं, 2 हैं, जैसे मान लीजिए तो 3 दे रखे हैं इसमें। निहित है वो 700 रुपये लगाता है, और अमित है वो कितने 300 रुपये, और पटेल हैं वो 400 रुपये। ये तो हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो।
और इनके टाइम का रेशियो कितना हो गया यहाँ से, ये है टोटल शुरू कर रहा है, ये खुद तो शुरू कर रहा है, यानी 12 महीने के लिए करेगा ये तो। ए है ये 5 महीने के बाद अमित और पटेल हैं, तो बाकी के 5 महीने के बाद में कितने बचे हैं यहाँ से, 7 महीने बचे, तो ये 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये हो गया। और प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से या तो पहले रेशियो निकाल दो, जो कट रहा है उसको तो काट दो देखो, और यहाँ से गुना कर दो, 12 × 7 होगा अनुपात 7 × 3 अनुपात 7 × 4, ये हो गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। 7 से 60 कट गया यहाँ से, और रेशियो कितना आ गया 12:3:4, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। पूछा है कि टोटल अगर 627 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो टोटल के नीचे टोटल 12 और 3 15 और 4 19। और पूछा किसका है, आपसे पूछा है पटेल का, तो पटेल को कितने यूनिट मिलते हैं, 4 यूनिट। तो बस इसको सोल्व कर दो, आ जाएगा आंसर 19 चौक 76, 19 × 57 3 बार चला जाएगा, और कितना 19 × 33, 33 × 4 कितना हो गया 132 हो गया क्या। नेक्स्ट सवाल देखो, दो सर्किल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली स्पर्श करते हैं, और सेंटर ओ वाले पहले वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है। देखो 2 सर्किल हैं और एक सर्किल ये है, दोनों हैं बाहर सर्किल पे, बाहर पॉइंट पे स्पर्श करते हैं। ये इसका सेंटर ओ है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 17 सेंटीमीटर। दूसरा है जो सर्किल है उसका सेंटर ए है, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। BC है, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है, तो ये BC है, ये B और ये C। आपसे पूछा है BC की लेंथ, ही आपसे पूछा है कि BC की लेंथ क्या होगी, तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है कि ये क्या होता है 2√R1R2। तो यहाँ से कर दो 17 × 7 कर देंगे, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, तो 2√119 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला है, ये आप निकाल सकते हो। अगर ये बाहर अगर टच ना करते तब क्या होता है इसका फॉर्मूला, अगर यहाँ पे इसकी लेंथ निकालते, ये दोनों क्या करते हैं, ये R1 है ये R2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इनके कॉमन टेंजेंट की वो क्या हो जाएगी रूट इनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है, C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस D² = R1 - R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी इनकी डिस्टेंस। नेक्स्ट सवाल देखो, PRQ है जिसमें एक ट्राइंगल आपको दे रखा है। देखो एक ट्राइंगल है जिसमें P R और Q ये आपको दे रखा है। AB इसके पैरेलल है QR के, AB है ये QR के पैरेलल है, और जो B A और B पर काटती हैं PQ की लंबाई आपको दे रखी है, टोटल कितनी है 6 सेंटीमीटर है। QR की लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, QA की लेंथ 3 है, तो मुझे बताइए ये 3 है तो ये भी 3 होगी, यानी ये क्या है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड क्या होगी इसकी बेस की क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी इसकी आधी कितनी है 4 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा है कि AB की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से DI का सवाल है, सेक्टर CDF, देखो CD और F द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का सेक्टर का जो कोण है का सेक्टर AGF AG और H ये द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण से अनुपात बताना है। तो देखो यहाँ से कितना परसेंट हो गया, 12 2 14 14 और 6 20%, तो इसका तो 20% हो गया, और यहाँ से 19 और 23 33 और 43 इसका हो गया 43%। ठीक है, इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 20:43। क्यों आएगा, हमने तो इसका निकाला नहीं केंद्रीय कोण, क्यों। अब देखो यहाँ से क्या है कि इसमें दोनों में सेम करेंगे कि 360 डिग्री है वो किसका है 100% का, और हमें किसका निकालना है 20% का, ये करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे 360 / 100% की वैल्यू है, और हमें किसका निकालना है 43%, ये तो कॉमन है तो ये तो कट जाएगा वैसे भी, तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, जो चीज़ दोनों में ही सेम कर रहे हो तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसको तो हटाई दो। अगर दोनों में अलग अलग होता है तब हम सोल्व करते हैं, जब भी हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पूछा होता तो हम सोल्व करते पूरा का पूरा इस तरीके से, और रेशियो पूछा है तो हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया। तो जो चीज़ कॉमन हो रही है ना उसको तो हटाई दो, वो चीज़ करनी नहीं है। देखो यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं कि 20% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 43% की वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज की वैल्यू क्यों निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालना है क्यों है, डायरेक्ट आप करो ना, यहाँ 20% और 30% जितनी इसकी आएगी उतनी इसमें आएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, x + 1/x आपको दे रखा है, x³ - 1/x³ क्या होगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था इसी टाइप की कि अगर x + 1/x दे रखा हो तो x³ - 1/x³ क्या होगा, तो सीख लेना। यहाँ पे देखो x + 1/x दे रखा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये चाहिए x³ - 1/x³, यानी यहाँ से हमें सबसे पहले तो x - 1/x निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, इसका स्क्वायर करके अगर माइनस है तो -4 कर दो। तो देखो 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 - 4 करोगे 16, और इसका रूट कर
दो तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1/x। ये आ गया आपके पास k की वैल्यू 4 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या चाहिए, तो k क्यूब प्लस 3k होता है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और प्लस 3k कर दोगे यानी 4 दिया 12, तो यहाँ पे 12 और जोड़ दो, 64 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब इसमें देखो ना तो फॉर्मूला लगाना है, ये चीज़ आपको डायरेक्ट करनी है। अब ये देखो मैंने ये तो बताया कि x माइनस 1/x लिखा है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपने x प्लस 1/x पता किया, यहाँ से x माइनस 1/x क्यों माइंड में किया, जो कि कितना आ गया, ये 16 का रूट 4 आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64 करेंगे, 64 प्लस 12 कर देंगे तो 76 आ जाएगा इसका आंसर। यदि 7 अंकों की संख्या वो 75 से डिविजिबल है, 75 का मतलब यहाँ से 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ कैसे, ठीक है, यानी वो ये संख्या 25 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। बोला है p क्या है, कंपोजिट नंबर, p इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, p एक कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है किसी भी संख्या से, तो यानी अभाज्य संख्या किसी से भी भाग नहीं जाएगा इसमें। p और q के मान आपको बताना है, तो मुझे बताइए यहाँ से 25 से डिविजिबल है तो ये संख्या लास्ट में जो q का मान है या तो वो 0 होगा, या यहाँ से अगर 5 से डिवाइड तो यहाँ से 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, लेकिन 25 से डिवाइड करना है तो यहाँ से 25 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 0 तो नहीं होगा, 5 ही होगा, यहाँ से 75 बनेगा तभी तो 25 से डिविजिबल होगा, तो यानी डायरेक्ट आपके पास आ गई, क्योंकि वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब 3 से चेक करना है, 3 का मतलब यहाँ से जो भी 3 बन रहा है ना उसको काट दो, देखो 6 है, यहाँ से 8 और 7 15 बन गया, 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, 7 और 5 12 है, ये भी 3 से कट गया, बचा क्या, p बचा। अब p की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 3 6 9 यही आएगी यहाँ से। अब बोला है कि p क्या है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओनली क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 5 आ गई। 10 है वो 10 भी आपको देगा, 10 है 10 भी प्लस कोस x डिवाइडेड बाई कोस ए कोस बी, ये एक है तो x का मान आपको बताना है। तो मुझे बताओ यहाँ से 10 है वो 10 भी को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ से साइन बी डिवाइडेड बाई कोस बी लिख सकता हूँ क्या, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी देखो कोस ए कोस भी दे रखा है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना बन गया है कोस x, और ये तो दे ही रखा आपको। अब देखो यहाँ से कोस ए कोस भी है, कोस ए कोस भी है, एलसीएम ले लूंगा यहाँ से तो क्या बनेगा, कोस ए कोस भी बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, साइन ए साइन बी। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर ये कोस ए कोस बी यानी ऊपर कोस ए कोस बी बनेगा तभी तो 1 आएगा ना, यानी ये साइन ए और साइन बी क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, यानी माइनस में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है कोस का, तो देखो कोस x है ना, तो a प्लस बी लेंगे या a माइनस बी लेंगे, a प्लस बी लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये माइनस साइन ए साइन बी तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस a और कोस बी, ये माइनस वाला टर्म कट जाएगा और ये कट के एक बन जाएगा, यानी a यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a प्लस बी आनी चाहिए। और कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद रखना। यदि 20 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मुझे बताओ यहाँ से रेशियो कितना आ गया इनका, 18 से 20 हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 18 रुपये पर, यानी 1/9 हो गया। 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 की परसेंटेज कितनी होगी, 11 से 1/9%। 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आपको दे रखा है क्यूबॉइड, उसको पिघलाकर क्यूब में कन्वर्ट किया गया है। तो मुझे बताओ यहाँ से पूछा है घनाभ के टोटल सरफेस एरिया और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के बीच में अनुपात कितना है। तो सबसे पहले तो इसकी साइड निकालनी होगी इस क्यूब की, वो कैसे निकालेंगे कि ए क्यूब इसका वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, ए क्यूब इक्वल टू एल बी एच करेंगे, ये 12 18 और 27 ये तो करेंगे। ए निकालना है तो इसका क्यूब रूट कर दो तो आ जाएगा, यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, ये तो 27 है, ये तो 3 हो गया, बाहर क्यूब रूट करते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, या 4 इंटू 3 लिख दीजिए आप, 4 तिया 12, तो क्या बन जाएगा, देखो 4 दूनी 8 बन गया ना, 8 का क्यूब रूट 2 बाहर आ गया, 9 तिया 27 बन गया, 27 का क्यूब रूट कितना हो गया 3 हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 18 आ गई क्या, यानी क्यूब की साइड 18 आ गई। पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो देखो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा, 2 एल बी करेंगे यानी 12 इंटू 18 प्लस बी एच 18 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 12, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और क्यूब का निकालना है तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18, यही होगा यहाँ से एक, सॉरी यहाँ तो वॉल्यूम लिख दिया मैंने, टोटल सरफेस क्या होगा 6a², तो 6 इंटू a² करेंगे तो 18 इंटू 18, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसका रेशियो निकालना तो देखो सोल्व कर दीजिए, यहाँ से
18 यहाँ से देखो 18 बन रहा है, सब में 18 काट दो, यहाँ से 18 काट देंगे, ये 18 बन रहा है। यहाँ पे इसमें क्या लिख सकता हूँ, 9 × 27, और यहाँ से इसे लिख सकता हूँ 2 × 6, इस तरीके से। तो 9 दूनी 18, ये तो कट गया, 6 × 3 बना। यहाँ से 6 से और कट रहा है क्या, देखो 6 से और काट देंगे, 6 से तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार चला गया, और 3 से और काट दीजिए तो ये 3 यहाँ पे कट गया, 9 × 27 और 3 × 4 = 12, क्या बन गया 4 + 9 + 6 अनुपात यहाँ पे 18। तो 9 × 4 = 13, 6 × 19, 19:18 इसका रेशियो आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना कि आप पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्व करने के लिए बैठ के 12 को 18 से गुना कर रहे हो, फिर इसको सोल्व कर रहे हो, फिर इसको सोल्व कर रहे हो, और फिर इसको कंप्लीट सोल्व कर रहे हो, इसको कंप्लीट सोल्व कर रहे हो, फिर रेशियो निकाल रहे हो। ऐसे कैलकुलेटिव नहीं बनाना आपको क्वेश्चन में। अगर रेशियो पूछा है तो जो संख्या यहाँ से कट रही है, जो कॉमन कट रहा है, उसको काट दो, फिर उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक डीलर है, वो एक पैकेट पे 45% का डिस्काउंट देता है। अगर वो कैश देता है तो उसको 25% का और डिस्काउंट मिल जाता है। दोनों छूटों का लाभ प्राप्त करने के लिए 2800 रुपये के पैकेट पे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 2800 रुपये का पैकेट है, उस पर पहली डिस्काउंट 45% की मिलती है। 45% का मतलब 9/20, यानी 20 रुपये पर 9 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 11 रुपये में बेचेगा। दूसरी डिस्काउंट 25% की मिली है, यानी 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 3 रुपये में बेचेगा। इतना रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा, इतने रुपए उसका पे करने होंगे। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, और यहाँ से 20 से काट दीजिए, 20 × 5 = 100, 35 × 3 करेंगे 105, 105 को 11 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1155 बन जाएगा। क्या यहाँ से एचसीएफ आपको पूछा है, देखो XY³ ये दे रखा है, इसका एचसीएफ आपको XY दे रखा है, पूछा है एलसीएम, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, XY हो कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है। आपसे पूछा है इसका एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो, इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो। एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो क्या हो, मिनिमम, ठीक है, इनकी मिनिमम संख्या ऐसी जो XY³ इससे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो मुझे बताइए, अगर इससे निकालनी है तो जब भी यहाँ पे वेरिएबल में दे रखा हो तो आपको सिंपली क्या चेक करना है, जिसकी पावर ज़्यादा है ना वो लेना है। जैसे यहाँ पे x है, x में पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, 3 वाले की है, तो ये होगा। y में देखो, y में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये 4 वाले की, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो कम वाले देखते हैं, सबसे कम पावर कौन सी है, ये 1 है, ये x हो गया। y में देखो सबसे कम क्या है, y है, तो ये एचसीएफ हो गया। याद रखना हमेशा, जब भी वेरिएबल हो तो हम डायरेक्ट करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो हम ले लेते हैं सब में से। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, इन विच ईयर्स इज द डिफरेंस इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड मैक्सिमम। आपसे बोला है इसके बीच में कि जो फेल और पास हुए ना उसके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस किसका है। तो मुझे बताया यहाँ पे सबसे मैक्सिमम तो किसमें दिख रहा है, सबसे ऊंचा तो ये है और सबसे नीचा भी इसमें आ गया, तो यही होना चाहिए फिर तो यहाँ से। बाकी आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे तो यही दिख रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 और 300 के बीच में डिफरेंस है, तो 1993 और 94 के बीच में होना चाहिए। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का, तो यहाँ तो बहुत ही कम है, ये तो चेक ही क्या करना का। यहाँ पे देखो 200 और 100 है, 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे तो आएगी आपके पास। और यहाँ पे कितना हो गया, 250 और 100 का है, तो 150 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे 300 और ये है 100 का, तो इनके बीच में 200 का है, तो सबसे ज़्यादा इसमें है 250 का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो ये 25 सवाल थे, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है कि जैसे जैसे जहाँ पे जो इजी सवाल आए ना उसमें तो आपको थॉट प्रोसेस और कम से कम टाइम में जितना जल्दी हो सके ना उस सवाल को करो और आगे बढ़ना है। और थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव सवाल है, जैसे यहाँ पे 1-2 सवाल ऐसे आए भी हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने किया है, जैसे टाइम एंड वर्क का है, वो भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो तो उसको बाद में कर लो, और जो इजी सवाल है, और हमेशा ध्यान रखना इन 25 सवालों में आपके 10 से कितना भी हार्ड शिफ्ट आ जाए, 10 से 15 सवाल तो ऐसे होंगे कि आप उनको ईजिली सोल्व कर दोगे फर्स्ट राउंड में, तो उनको पहले सोल्व करना है। और जैसे यहाँ से 10 से 15 सवाल हैं तो इन सवालों को 5 से 6 मिनट में आप इजीली कर पाओगे, ऐसे सवाल आएंगे। फिर जो 5 से 6 सवाल होंगे ना वो थोड़े से मतलब उससे अच्छे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि उनको कैसे करना है। और कुछ 2-3 ऐसे सवाल आएंगे जो नए सवाल पढ़ेंगे, हमेशा 2-3 सवाल तो हमेशा नए पढ़ेंगे, और इन नए सवालों को आपको बेसिक से करना है, ठीक है। आ जाए तो ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक आती है तो, और नहीं आती है तो इस सवालों को बेसिक से कर लेना। अगर उसमें टाइम भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लास्ट में बहुत सारा टाइम बच जाएगा अगर इस प्रोसेस से आप करोगे। और यही तरीका मैं हमेशा इन 27 क्लासेस से समझा रहा हूँ कि आपको यही तरीका करना है, और यही आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है, और इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक नई शिफ्ट के साथ, और उसको भी हम इसी तरीके से थॉट प्रोसेस से करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आप थॉट प्रोसेस सीख जाओगे, तो आपकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी यहाँ से।
ठीक है। यहाँ पे मैं ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया है कि ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। ठीक है, कई स्टूडेंट है कमेंट कर रहे हैं सर मेरे को स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन स्पीड नहीं बन रही। 25 में से 18 सवाल 17 सवाल ही हो पाते हैं 30 मिनट में। तो उन स्टूडेंटों के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी और इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और कमेंट जरूर कर देना आपको कैसी लगी वीडियो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।